हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन विद एचएम में। तो फ्रेंड्स, आज अपन आरबीसी क्लास 10th जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है सब्जेक्ट सोशल साइंस के लोकतांत्रिक प्रशासन भाग 2 के चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करने वाले हैं। समझ में आ रहा है क्या कहा अपन ने? एनसीईआरटी की जो बुक है अपने पास क्लास 10 की सोशल साइंस की राजनीतिक विज्ञान की, ठीक है, उसके चैप्टर नंबर 1 जो है कौन सा है? सत्ता की साझेदारी, ठीक है, इसको अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं? पावर ऑफ शेयरिंग। इसको शुरू करने वाले हैं। चलिए, शुरू करने से पूर्व इसमें क्या है वो आपको समझा देता हूँ। इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है, और इस सिविक्स को अपन किस प्रकार से ख़त्म करेंगे। पहले प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ में अपन ये समझेंगे कि भाई जो अपन ने क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, क्लास 9th में जो पढ़ चुके हैं अपन क्या पढ़ चुके हैं? राजनीतिक विज्ञान के अंदर हम पढ़ चुके हैं लोकतंत्र का अर्थ समझ के। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र एक व्यवस्था है। लोकतंत्र की परिभाषा क्या है? विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं समझी। लोकतांत्रिक शासन क्या होता है, गैर लोकतांत्रिक शासन क्या होता है, इसके विषय में भी जाना। तो कक्षा 9 में अपन ने कुछ जो आधारभूत अवधारणाएं थी लोकतंत्र के विषय में वो जानी। अब अपन कक्षा 10 में आ चुके हैं। तो कक्षा 10 में आने के बाद हमारे लिए प्रक्रियाओं का दौर स्टार्ट हो जाता है। अब अपन क्या करेंगे? प्रक्रियाएं लगाएंगे, ठीक है। मोटे मोटे तौर पर आज के इस चैप्टर में यानी सत्ता की साझेदारी है, आज इंट्रोडक्शन है और इसके साथ मैं आपको एक टॉपिक भी कंप्लीट करवाने वाला हूँ इसी वीडियो के अंतर्गत। पहली बात समझेंगे सत्ता की साझेदारी, यानी अपना जो चैप्टर है सत्ता की साझेदारी, इसको इंग्लिश में कहते हैं पावर शेयरिंग, ठीक है, पावर शेयरिंग कहते हैं। देख लेते हैं क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंतर्गत। विषय वस्तु पर चर्चा करते हैं कि कौन कौन से बिंदु हैं जिनको अपन समझेंगे इस चैप्टर के अंदर। देखिए, कुल 6 बिंदु हैं अपने, ठीक है, आपको भी आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 6 बिंदु हैं। परिचय है, बेल्जियम और श्रीलंका है, श्रीलंका में बहुसंख्यवाद है, बेल्जियम की समझदारी है, सत्ता की समझदारी, साझेदारी क्यों जरूरी है, ये टॉपिक है भाई, सत्ता की साझेदारी के रूप, ये 6 टॉपिक हैं, ठीक है, इनको देखने वाले हैं। सबसे पहले आज के इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे वो चर्चा कर लेते हैं। देखिए, 2 टॉपिक आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। पहला है परिचय और दूसरा है बेल्जियम और श्रीलंका। समझेंगे परिचय के अंतर्गत कि जो सत्ता की साझेदारी है इसका मतलब क्या है, ठीक है, और इसको अपन इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये समझेंगे अपन परिचय में, और फिर अपन आगे अपने टॉपिक पे बढ़ जाएंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार से इसका जब पार्ट 2 आएगा वीडियो का तो आपको सबसे पहले मिल चुके। चलिए शुरुआत करते हैं परिचय से, ठीक है। अपन जो भी पढ़ेंगे एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़ेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी की जो बुक दे रखी है अपन को उसकी एक एक लाइन पढ़ते हुए चलेंगे और नोट्स आपको उस टॉपिक के जस्ट खत्म होने के बाद आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। नोट्स भी आपके लिखे आएंगे, वो आप नोट्स कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखते हैं परिचय कि परिचय क्या है ना। लिखा है, इस अध्याय के साथ हम लोकतंत्र की उस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे जो पिछले साल शुरू हुई थी, ठीक है। इस अध्याय के साथ हम लोकतंत्र की उस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे जो पिछले साल शुरू हुई थी। कक्षा 9 में हमने लोकतंत्र की जो यात्रा थी वो स्टार्ट कर दी थी और अब हम उसी यात्रा को आगे बढ़ाने वाले हैं कक्षा 10 के लिए, ठीक है। पिछले साल हमने देखा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी ताकत किसी एक अंग तक सीमित नहीं होती, ठीक है। पिछली कक्षा में हमने क्या देखा था? लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपन ने समझा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो समस्त ताकत होती है, पावर होती है, वो किसी एक इंसान के हाथ नहीं होती है, वो किसी भी एक इंसान के हाथ नहीं होती है, वो अलग अलग इंसानों में बांटती जाती है। वही पावर, वही सेम पावर अलग अलग विभागों में, अलग अलग स्तरों में बांट दी जाती है। ये हमने देखा था। किसी एक सीमित व्यक्ति के लिए उन पावरों का उपयोग करना ये निर्धारण नहीं किया गया था लोकतंत्र में। ये अपन ने पिछली कक्षा में पढ़ा था।
आगे वाली लाइन कह रही है विधायिका, विधायिका को हम व्यवस्थापिका भी कहते हैं, विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच पूरे समझ के साथ सत्ता को विकेंद्रित कर देना लोकतंत्र के कामकाज के लिए बहुत जरूरी है। यदि आपको लोकतंत्र को सफलतापूर्वक चलाना है, लोकतंत्र की व्यवस्था को किसी देश के लिए, किसी देश पर लागू करना है सफलतापूर्वक, तो उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए जरूरी है कि विधायिका, उस देश की जो विधायिका यानी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच पूरी समझ के साथ, है ना, पूरी समझ के साथ क्या होना चाहिए? सत्ता को विकेंद्रित करना चाहिए। विकेंद्रित यानी डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, साझा करना चाहिए, शेयर करना चाहिए। तात्पर्य मतलब क्या है भाई? मोटे मोटे तौर पर हम जानते हैं, भारत की यदि बात करें तो भारत के सरकार जो है उसके 3 प्रमुख स्तंभ हैं। पहला व्यवस्थापिका जो कानून बनाती है, दूसरा कार्यपालिका जो उस कानून को लागू करती है, और तीसरा न्यायपालिका यदि कोई व्यक्ति उस कानून जो बनाया गया है व्यवस्थापिका द्वारा और लागू किया है कार्यपालिका द्वारा, उसकी अनुपालना या फिर उसका पालन नहीं करता है, तो न्यायपालिका द्वारा उसका दंड का प्रावधान किया गया है। ये चीज हमने भारत सरकार के विषय में पढ़ रखी है कि भारत सरकार के 3 स्तंभ हैं। अब यहाँ पर लोकतंत्र का अपना चलता है, ठीक है, अपना यहाँ पर क्या चलता है? भारत में लोकतंत्र की व्यवस्था को लागू किया जाता है। अगर चाइना की बात करें, चीन की बात करें, तो वहाँ पर लोकतंत्र नहीं चलता, वहाँ चलता है समाजवादी, है ना, वहाँ क्या चलता है? समाजवादी। तो वहाँ पर एक अलग व्यवस्था होती है ना। इसी प्रकार से यूएसए की एक अलग व्यवस्था होती है, अलग अलग व्यवस्थाएं होती हैं। लेकिन अगर हम बात करें मुख्य तौर पर लोकतंत्र क्या है, तो लोकतंत्र में क्या होता है? सत्ता का विकेंद्रित कर देते हैं, विकेंद्रीकरण हो जाता है। यानी जो पावर होती है वो किसी एक इंसान को ना देकर अलग अलग इंसानों में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है, शेयर कर दी जाती है कि भाई आधी पावर आप यूज़ करो, आधी पावर मैं यूज़ करूँगा, है ना। इतना समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लिख रखा है अगली लाइन में, पहले 3 अध्यायों में हम सत्ता के बंटवारे पर सोच विचार को आगे बढ़ाएंगे। मैंने कल एक वीडियो डाली थी, उसके अंदर मैंने आपको पूरा सिलेबस कवर करवाया था, एक ही बारी में परिचय दिया था कि अपना राजनीतिक विज्ञान, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये जो जितने भी अपने सब्जेक्ट हैं इसमें कौन कौन से पार्ट होंगे। तो वहीं पर पॉलिटिकल साइंस जो थी, राजनीतिक विज्ञान थी, उसके अंतर्गत मैंने आपको सारे पार्ट बताए थे, तो उन्हीं पर चर्चा कर रहे हैं। ये जो पंक्ति है वो कहती है पहले 3 अध्यायों में, यानी ये जो अपन बुक पढ़ रहे हैं उसके जो स्टार्टिंग के 3 अध्याय हैं उसमें ये बोल रहा है कि हम सत्ता के बंटवारे पर सोच विचार करेंगे। सत्ता के बंटवारे यानी पावर के डिस्ट्रीब्यूशन के विषय में चर्चा करेंगे कि कैसे सत्ता का बंटवारा किया जाता है और क्यों किया जाता है। सबसे पहली बात, अगर नहीं करेंगे तो कुछ प्रभाव पड़ने वाला है कि नहीं पड़ने वाला है लोकतंत्र पर। अगर मान लीजिए लोकतंत्र में हम लोकतंत्र कर रहे हैं, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, एक बार वापस से समझा देता हूँ। लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि ऐसा तंत्र, ऐसी सरकार जो सरकार जनता द्वारा चुनी गई है, जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चुनी गई है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं एक बार वापस से सुन लीजिए। सरकार जब जनता के हितों के लिए या जनता द्वारा चुनी जाती है, बनाई जाती है, वो ही लोकतंत्र कहलाता है। मोटे मोटे तौर पर बता दिया, ठीक है। परिभाषाएं इससे अलग है, जैसे अब्राहम लिंकन ने परिभाषा अलग दी जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए जो शासन होता है वो लोकतंत्र कहलाता है, डाइजी ने दिया था, और भी बहुत सारे दार्शनिक थे लोकतंत्र के विषय में। लेकिन बात यहाँ चल रही है कि लोकतंत्र जब मेरे शब्द आता है मेरे पास, तो मैं उससे क्या समझता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि लोकतंत्र जब भी कोई इंसान बोलता है तो इसका मतलब ये है कि वो जो सरकार है, वो शासन है, वो किसके द्वारा निर्मित है? जनता द्वारा निर्मित है, जनता की बहुमत द्वारा निर्मित है। जहाँ जनता है, जहाँ जनता का शासन चलता है, वही सरकार होती है। बहुत बढ़िया, यहाँ तक क्लियर करते हैं। चलिए अब देखिए, आइए हम बेल्जियम और श्रीलंका की 2 कथाओं के साथ शुरुआत करते हैं। अब इस पार्ट की जो शुरुआत है बेल्जियम और श्रीलंका की कथाएं हैं। कथाएं यानी बिल्कुल सत्य एक कहानी है ये, ठीक है।
बिल्कुल जो सैद्धांतिक आंकड़े रखे गए हैं अपने पास, जो ऑफिशियल आंकड़े हैं, उनके आधार पर ही अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, लिख रखा है ये दोनों घटनाएं बताती हैं कि विभिन्न लोकतांत्रिक शासन पद्धतियां सत्ता के बंटवारे की मांग से किस तरह निपटती हैं। ये जो दो कहानियां हैं बेल्जियम और श्रीलंका की, ये जो अभी अपन पढ़ने वाले हैं, ये दोनों कहानियां सत्ता के लोकतंत्र की, दोनों ही जो बेल्जियम और श्रीलंका है, दोनों में ही लोकतंत्र व्यवस्था लागू है। यानी जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं वो किसके द्वारा चुने जाते हैं भाई? जनता द्वारा चुने जाते हैं। तो लोकतंत्र दोनों ही बेल्जियम और श्रीलंका दोनों में ही जो व्यवस्था है वो लोकतंत्र की है। सीखने लायक क्या है इसके अंदर? इसमें सीखने लायक ये है कि ये अगर देखिए, ये दोनों घटनाएं बताती हैं कि विभिन्न लोकतांत्रिक शासन पद्धतियां सत्ता के बंटवारे की मांग से किस तरह निपटती हैं, ये जानने के लिए कि किस प्रकार से सत्ता का निपटारा करेंगे ये लोग, है ना। अभी देखेंगे जब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। ये तो परिचय ही है, अभी पूरा चैप्टर बाकी है, बस जुड़े रहें आप हमारे साथ। इन घटनाओं से ये समझने में कुछ मदद मिलेगी कि आखिर लोकतंत्र में सत्ता के बंटवारे की ज़रूरत क्यों होती है। अगर हम नहीं करें सत्ता का बंटवारा, यानी सत्ता को विकेंद्रीकरण नहीं करें, उसका विकेंद्रीकरण नहीं करें, बस एक ही इंसान को यदि हम दे दें सारी पावर, तो क्या हो जाएगा? कुछ बिगड़ेगा क्या? या फिर मैं यदि लोकतंत्र की व्यवस्था है और उसके अंतर्गत मैं सत्ता को बांट देता हूँ, है ना, सत्ता को बांट देते हैं अपन, तो क्या लाभ होगा? क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी? क्यों पढ़ रहे हैं अपन ये सत्ता का बंटवारा? तो ये इसी कहानी से अपन समझेंगे, बेल्जियम और श्रीलंका की कहानी से। अभी पढ़ते हैं आगे। देखिए, इससे हम, देखिए अगली लाइन बता रही है, इससे हम सत्ता के बंटवारे के उन रूपों पर बातचीत कर सकेंगे। जब हम बेल्जियम और श्रीलंका की कहानी को पढ़ लेंगे तो हम उन सत्ताओं के बंटवारे के रूपों की बातचीत कर पाएंगे जिनकी चर्चा अगले 2 अध्यायों में की गई है। यानी जो दूसरा और तीसरा अध्याय होगा उसमें सत्ता के जो रूप हैं, सत्ता का जो बंटवारा है, सत्ता का जो बंटवारा हम करेंगे वो किन किन रूपों में करेंगे, उसको समझने में हमारे को मदद करेगा। कौन सी है? बेल्जियम और श्रीलंका की कहानी। तो आशा करता हूँ परिचय में आपको समझ में आया होगा। परिचय में हमने मोटे मोटे तौर पर क्या पढ़ा? हमने परिचय में पढ़ा कि भैया हम जो पढ़कर आए हैं, लोकतंत्र क्या है। एक लोकतंत्र व्यवस्था होती है किसी भी देश में सरकार को चलाने के लिए, ठीक है, ये हमने देखा। चलिए, इसके बाद हमने देखा कि यदि लोकतंत्र व्यवस्था किसी देश में लग रही है ना, मान लो भारत देश में हम लोकतंत्र की व्यवस्था चलती है, ठीक है, तो लोकतंत्र की व्यवस्था चलती है, तो अगर भारत देश में किसी एक इंसान को हम पूरी सत्ता दे दें, पूरी पावर दे दें, पावर से क्या तात्पर्य है कि वो कुछ भी कर सकता है, मतलब वो एक व्यक्ति ही कानून बना भी सकता है, वो एक ही व्यक्ति कानून तोड़ भी सकता है ना, जब उसकी मर्जी चाहे वो कुछ भी कर सकता है। यानी प्राचीन काल के समय की बात करें, यानी राजा के समय की बात करें, है ना, जिस प्रकार से राजा क्या करता था, प्रजा को संभालता था, उसी प्रकार से यदि लोकतंत्र में हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा, इस चीज को अपन समझते हैं। बात करते हैं अपने दूसरे टॉपिक की। देखिए, पहला टॉपिक जो था अपना वो था परिचय, जिसको अपन ने कंप्लीट करा। दूसरा टॉपिक है बेल्जियम और श्रीलंका। तो बेल्जियम और श्रीलंका को अब समझते हैं, दूसरे टॉपिक को, ठीक है। चलिए देखिए, बेल्जियम और श्रीलंका में 2 आ रहे हैं, पहला आ रहा बेल्जियम और दूसरा आ रहा है श्रीलंका। तो बेल्जियम के विषय में जान लेते हैं पहले कि बेल्जियम है क्या, है ना, और बेल्जियम की कहानी क्या है, पहले ये समझते हैं, फिर उसके बाद श्रीलंका की और चलेंगे, है ना। चलिए देखिए, लिख रखा है बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है, क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा है ना। बेल्जियम क्या है? एक यूरोप का एक छोटा सा देश है। यूरोप जानते हैं आप, एशिया, यूरोप, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ये 7 अपने कॉन्टिनेंट्स होते हैं। उसमें से जो यूरोप है, यूरोप का सबसे छोटा जो या एक छोटा सा देश है जिसका नाम क्या है? बेल्जियम है, उस पर अपन चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। अब क्षेत्रफल का इसमें तुलना की गई है, अपना जो हरियाणा राज्य है उससे भी छोटा है, ठीक है। लिख रखा है इसकी सीमाएं, यानी बेल्जियम की सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड,
जर्मनी और लग्जमबर्ग से लगती है। कोई दिक्कत नहीं है, मैप की बातें हैं जो इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, वैसे अपना जानने के लिए है, ठीक है। इसकी आबादी यानी बेल्जियम की जो आबादी है 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है, यानी हरियाणा की आबादी से करीब आधी, ठीक है। हरियाणा की आबादी लमसम 2 करोड़ है मेरे हिसाब से, और उससे आधी यानी 1 करोड़ ही है, ठीक है। इस छोटे से देश के समाज की जातीय बुनावट बहुत जटिल है। जातीय बुनावट बहुत जटिल है। जातीय यहाँ पर अंडरलाइन भी कर रखी है। तो जातीय बुनावट या बनावट का अर्थ क्या है कि इस छोटे से देश में, बेल्जियम है एक देश है, यूरोप का एक देश है बेल्जियम, उसमें जातीय बनावट बहुत पाई जाती है, यानी बहुत जटिल है, यानी बहुत सी जातियाँ पाई जाती हैं, यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जातियाँ पाई जाती हैं, तो इसमें बहुत जटिलता हो जाती है। उसी के विषय में देखते हैं। देश की कुल आबादी का 59% या फीसदी हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है। अब देश जो है, बेल्जियम जो देश है, इसकी 100% आबादी है, यानी टोटल आबादी है 100%। अब 100% में से 59% जो है, 59% फ्लेमिश इलाके में रहता है। फ्लेमिश इलाके में रहता है। फ्लेमिश एक इलाका है, एक क्षेत्र है, एक स्थान का नाम है, ठीक है। अभी ये सिर्फ नाम देखो आप, ठीक है। 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है और डच बोलता है। अब वो फ्लेमिश इलाके में जो रहते हैं ना लोग, वो क्या, कौन सी भाषा बोलते हैं? डच भाषा बोलते हैं। जैसे अपन कौन सी भाषा बोलते हैं? हिंदी भाषा बोलते हैं। उसी प्रकार से फ्लेमिश में जो लोग रहते थे ना, वो कौन सी भाषा बोलते थे भाई? डच भाषा बोलते थे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वो 100 में से 59% अपन ने रिजर्व कर दिया किसके लिए? फ्लेमिश में जो लोग रहते हैं, जो डच भाषा बोलते हैं, तो उनके लिए वो 59% कर दिया, यानी उनकी जो आबादी है वो कितनी है? 59% है, ठीक है। बचे कितने? बचे भाई अभी भी शेष बच रहा है। तो शेष में से 40% यानी 40% लोग वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं। अब एक और क्षेत्र आ गया, फ्लेमिश के बाद दूसरा क्षेत्र क्या है? वेलोनिया, है ना। तो वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं कितने फीसदी लोग? 40% लोग, और फ्रेंच बोलते हैं। अब देखिए, बेल्जियम था, बेल्जियम क्षेत्र के 100% आबादी में से 59% जो आबादी थी वो फ्लेमिश के डच जो थे, डच भाषा बोलने वाले जो लोग थे वो रहते थे। यानी 59% लोग कौन से रहते थे? फ्लेमिश के लोग रहते थे। यानी जो ऐसे लोग जो डच भाषा बोलते थे वो 59% थे, ठीक है। फिर 40% लोग कौन थे? जो कि लिख रखा है फ्रेंच बोलते थे, वेलोनिया क्षेत्र में रहते थे, और कौन सी भाषा का उच्चारण करते थे? कौन सी भाषा बोलते थे? फ्रांस भाषा बोलते थे। आप तो सिर्फ क्षेत्र के नाम से नहीं, आप किसके नाम से याद रखो? भाषा के, है ना। 59% लोग कौन सी भाषा बोलते थे? डच भाषा बोलते थे। 40% लोग कौन सी भाषा बोलते थे? फ्रांस भाषा बोलते थे। अभी भी बचा है 100 में से, अभी पूरा 100 नहीं हुआ, 100 में से 59% डच भाषा, और 40% कौन बोलते हैं भाई? 40% अपने फ्रांस भाषा हो गई। आगे बढ़ते हैं। शेष 1%, अब कितनी बची? सिर्फ 1% बचा। 99% हो चुका है, 1% बचा। तो 1%, 1% लोग जर्मन बोलते थे, यानी बहुत कम लोग क्या बोलते थे? जर्मन बोलते थे, ठीक है। यानी 3 बातें आई अपने पास। पहली डच जो 59%, दूसरा फ्रांस भाषा बोलने वाले लोग जो 40%, और तीसरा 1% जर्मन बोलने वाले, ठीक है। अब हम जानते हैं किसी भी राजधानी जो होती है, यानी कोई भी देश है, जैसे अपना भारत देश है, तो इसकी एक राजधानी होती है। राजधानी वो होती है जहाँ से पूरे देश को कंट्रोल किया जा सकता है। अपन ने हिस्ट्री में पढ़ रखा है कि जब भी कोई अन्य देश भारत पर आक्रमण करने आता है तो वो पूरे चक्रवर्ती भारत पर कब्जा नहीं करता है, वो उसके एक ऐसे स्थान को देखता है जिस स्थान से पूरे देश को कवर किया जा सके, और वो स्थान है राजधानी। वो स्थान क्या कहलाती है? राजधानी। भारत के बारे में देखें, भारत के विषय में जाने तो भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। अगर कंट्रोल पूरे भारत पर करना है तो अपना जो आधिपत्य है, यानी जो अधिकार है, वो किस पर होना चाहिए? नियंत्रण किस पर होना चाहिए? अपना नई दिल्ली पर, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी
जो बेल्जियम है, बेल्जियम की भी एक राजधानी है, वो कौन सी है भाई? लिख रखा है राजधानी ब्रुसेल्स। क्या नाम दे रखा है? ब्रुसेल्स। जो बेल्जियम की राजधानी है वो क्या है? ब्रुसेल्स है। कि 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। अब समझना, देश की जो कुल आबादी है, देश की जो पूरी आबादी है, बेल्जियम देश की जो कुल आबादी है, उसका 59% जो लोग हैं वो डच भाषा बोलते हैं और 40% लोग फ्रांस भाषा बोलते हैं और 1% लोग क्या बोलते हैं? जर्मन भाषा बोलते हैं। अब समझने लायक ये बात है कि बेल्जियम देश की जो राजधानी है जो है ब्रुसेल्स, है ना। अब जो बेल्जियम देश की राजधानी है ब्रुसेल्स, अब ब्रुसेल्स में जो 80% लोग हैं, यानी ब्रुसेल्स में भी जो लोग होंगे उनकी संख्या भी 100% होगी। तो 100% में से 80% जो लोग हैं, 80% जो लोग हैं वो क्या बोलते हैं? फ्रांस भाषा बोलते हैं। लिख रखा है ना भाई, ये देखिए 80% लोग जो हैं वो क्या बोलते हैं? फ्रेंच बोलते हैं, यानी फ्रांस भाषा बोलते हैं, है ना। और 20% लोग क्या बोलते हैं? डच भाषा बोलते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये अपन ने देख लिया। तो बेल्जियम के विषय में आपने जान लिया ये मोटे मोटे तौर की बात है कि बेल्जियम एक यूरोप का एक छोटा सा देश है। दूसरी बात, इसका जो क्षेत्रफल है हरियाणा से आधा है और इसकी आबादी जो है, अगर हरियाणा की आबादी कितनी है? 2 करोड़ है, तो इसकी आधी है, 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है बेल्जियम देश की आबादी। फिर हमने देखा कि जो बेल्जियम देश की आबादी थी वो 100% थी, उसमें से 59% जो लोग थे वो डच भाषा बोलते थे, जो कि कहाँ का एरिया था? लिख रखा है एरिया कौन सा था? फ्लेमिश का, है ना। फ्लेमिश एरिया के जो लोग थे जो फ्लेमिश बोलते थे वो डच भाषा, फ्लेमिश एरिया में जो लोग रहते थे वो डच भाषा का प्रयोग करते थे। फिर हमने देखा 40% लोग जो वेनेशिया या वेलोनिया में क्षेत्र में रहते थे वो फ्रांस भाषा बोलते थे और फिर 1% लोग जर्मन भाषा बोलते थे। फिर हमने समझा कि जो बेल्जियम देश की राजधानी होती है वो क्या है भाई? ब्रुसेल्स है। ब्रुसेल्स में 80% लोग फ्रांस भाषा बोलते हैं और 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। इतनी बात अपन ने बेल्जियम और श्रीलंका के अंतर्गत बेल्जियम में समझी। बेल्जियम में इतने ही था, इतनी ही कथा थी। देखिए, और बेल्जियम की यदि बात करें, इतना समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। देखिए, अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग, हम आबादी की बात करें, अभी अपन ने आबादी की बात करी। बेल्जियम देश में जो कुल आबादी है, बेल्जियम देश की जो कुल आबादी है वो 100% है। उसमें से 59% तो कौन बोलता है? डच भाषी हैं, है ना। जो डच भाषा बोलते हैं ऐसे कितने लोग हैं? 59% लोग हैं। और 40% लोग कौन से हैं? जो फ्रांस भाषा बोलते हैं। तो वो बोल रहा है कि अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी, यानी अल्पसंख्यक यानी जिनकी संख्या कम है, ऐसे लोग जिनकी संख्या कम है, जो लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं, तुलनात्मक रूप से किसकी तुलना? जो फ्रेंच भाषा बोलते हैं, जो लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं उनकी तुलना जो लोग डच भाषा बोलते हैं उनकी तुलना कर रहे हैं, है ना। यानी डच भाषी और फ्रेंच भाषी इन दोनों की तुलना कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? इन दोनों की तुलना कर रहे हैं। और तुलनात्मक रूप से जो पंक्ति कह रही है वो क्या कह रहा है? फ्रेंच भाषी जो है, हो सकता है इनकी संख्या कम है क्योंकि 40% है। फ्रेंच बोलने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या कितनी है? 40% है। और डच बोलने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या कितनी? 59% है। फिर भी डच संख्याओं में बड़े हों कोई बात नहीं, लेकिन जो फ्रेंच लोग हैं वो संख्या में कम हो, लेकिन वो क्या हैं? ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर हैं, है ना। बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों को इस स्थिति से नाराज़गी थी कि भाई हम ज़्यादा होने के बावजूद भी हमारी संख्या इतनी ज़्यादा है, यानी बेल्जियम देश में अधिकांश लोग हमारे ही रहते हैं, यानी डच भाषी ही बोलते हैं, जो डच भाषा बोलते हैं वो ही ऐसे ही लोग रहते हैं बेल्जियम में, फिर भी हम ताकतवर नहीं है, फिर भी हम कमज़ोर हैं, ऐसा कैसे? तो उन्होंने नाराज़गी दर्शाई। देखिए लाइन कह रही है ना, डच भाषी लोगों की इस स्थिति में नाराज़गी थी कि भाई हम इतने ज़्यादा होकर भी
जो फ्रेंच लोग हैं वो 40% हैं, यानी कुल आबादी का सिर्फ 40% लोग ही फ्रेंच बोलते हैं, फिर भी वो हमारे से इतने ताकतवर हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे तो फिर आगे वाली लाइन कहती है इसके चलते हुए, यानी ऐसी जो स्थिति थी नाराज होने की, इसी के चलते 1950 और 1960 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा। इसी कारण क्या हुआ कि डचों को लगने लगा यार क्या ऐसा ना हो कि भाई ये हमारे पर राज करने लग जाए, पूरा बेल्जियम है ना, मतलब पूरे बेल्जियम को कब्जा लें ये फ्रेंच वाले लोग, कि भाई है ना आप सबको है ना क्या बोलनी पड़ेगी भाई, डच वो फ्रेंच भाषाएं बोलनी पड़ेगी और पूरा उसको एरिया को कवर कर लें। और यहाँ से जो फ्रेंच वाले लोग थे वो ये समझते थे अरे भाई ये डचियों, ये जो डच हैं, जो लोग डच भाषा बोलते हैं, इनकी संख्या तो बहुत ज़्यादा है, क्या हो कि है ना अपने जो फ्रेंच वाले लोग हैं उनको दबाकर ये क्या कर लें, पूरे बेल्जियम पर राज करने लग जाएं और बोलें कि है ना कोई फ्रांस कोई जर्मनी नहीं है, सिर्फ बोलेंगे तो क्या बोलेंगे भाई, कौन सी भाषा बोलेंगे, डच भाषा बोलेंगे। इस प्रकार से इन दोनों समूह में क्या होने लगा, तनाव बढ़ने लगा कि क्या करें, दोनों आपस में झगड़ा करने लगे। फिर देखिए इन दोनों समुदाय के टकराव का सबसे तीखा रूप ब्रुसेल्स में दिखा, है ना, क्योंकि 80% जो लोग थे वो फ्रेंच बोलते थे ब्रुसेल्स में। जो ब्रुसेल्स में लोग रहते थे ना, ब्रुसेल्स क्या है, बेल्जियम की राजधानी है, तो बेल्जियम की राजधानी में ब्रुसेल्स में 80% लोग कौन से थे, जो फ्रेंच भाषा बोलते थे, और 20% लोग कौन से थे, जो डच भाषा बोलते थे, है ना। तो इसका जो इन दोनों के बीच में जो झगड़ा चल रहा था उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव कहाँ दिखा भाई, उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव कहाँ दिखा, ब्रुसेल्स में दिखा, यानी बेल्जियम की राजधानी में दिखा। क्योंकि हम जानते हैं किसी भी देश का जो मेन पॉइंट होता है वो उसकी राजधानी होती है। कुछ भी कमी या घटी या लाभ या हानि कुछ भी होगी तो सबसे पहले प्रभाव किस पे पड़ेगा, उस देश की राजधानी पे। अगर बेल्जियम के विषय में बात करें तो किस पर पड़ने वाला है, ब्रुसेल्स पे पड़ने वाला है, और वो पड़ा भी। आगे लिख रखा है यह एक विशेष तरह की समस्या थी, है ना, ये एक विशेष तरह की समस्या थी कि भाई फ्रांसीसी समझते थे कहीं डची हमारे पर अधिकार ना कर लें, और डची समझते थे ये फ्रांसीसी इतने ताकतवर हैं कहीं ये हमारे पर कब्जा ना कर लें। तो ये एक अलग ही प्रकार की, एक विशेष प्रकार की समस्या थी। डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज़्यादा थे, है ना, डच बोलने वाले जो लोग थे संख्या के हिसाब से, यानी लोगों की संख्या जो थी उसके हिसाब से अपेक्षाकृत ज़्यादा थे, लेकिन धन और समृद्धि के मामले में लिखा है धन और समृद्धि के मामले में कमज़ोर और अल्पमत थे। मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि जो डच 59% आबादी, यानी 59% जो लोग थे वो डच भाषा बोलते थे, लेकिन वो बहुसंख्यक होने के बावजूद भी, यानी बहुत सारी लोगों की संख्या होने के बावजूद भी वो कैसे थे, कमज़ोर थे। धन और समृद्धि के मामले में उनके पास धन और समृद्धि, प्रॉस्पिरियस के मामले में वो कैसे थे, कमज़ोर थे, अल्पमत थे, है ना। और फ्रांसीसी कम होने के बावजूद भी वो ताकतवर थे और समृद्ध थे, किसके मामले में, धन और समृद्धि के मामले में। तो यही बात थी बेल्जियम की कहानी, ठीक है, बेल्जियम की कहानी यही थी। क्या समझ में आ रहा है आपको? बेल्जियम में हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने देखा कि बेल्जियम जो है वो एक यूरोप का छोटा सा देश है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल हरियाणा से आधा है, आबादी भी आधी है, ठीक है। बेल्जियम की राजधानी जो है वो ब्रुसेल्स है, ठीक है। बेल्जियम में तो सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, वो कौन से रहते हैं, ऐसे लोग रहते हैं जो डची बोलते हैं। उनकी संख्या कितनी है, 59% है कुल आबादी की, है ना। कुल आबादी के 59% लोग क्या बोलते हैं, डच बोलते हैं। 40% लोग क्या बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं, और 1% लोग क्या बोलते हैं, जर्मनी भाषा बोलते हैं, ठीक है। हमने इतना देखा। फिर हमने देखा कि भाई हमारा जो बेल्जियम जो देश है उसकी जो राजधानी है ब्रुसेल्स, उसमें 80% लोग, ध्यान से समझना इस आंकड़े को, पहले वाला जो आंकड़ा है अपने पास, पहले वाला आंकड़ा यानी कुल आबादी वाला आंकड़े से मत इसको वो कर लेना, कंपेयर मत कर लेना, इसको ध्यान से समझो। यहाँ पर जो अपना राजधानी है ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स में 80% लोग क्या बोलते हैं, फ्रांच बोलते हैं, यानी फ्रेंच बोलते हैं, और
20% लोग क्या बोलते हैं, डच बोलते हैं, है ना। ठीक है, इतना अपन ने समझा। फिर अपन ने आगे समझा कि जो फ्रेंच बोलने वाले जो लोग थे उनकी संख्या कम थी, 40% लोग ही फ्रेंच बोलते थे, लेकिन फिर भी वो कैसे थे, ताकतवर थे, समृद्ध थे, है ना। और दूसरी तरफ डच वाले जो लोग थे वो 59% थे, यानी कुल आबादी, यानी जो डच भाषा जो का प्रयोग करते थे जो लोग, उनकी संख्या ज़्यादा थी। और संख्या ज़्यादा थी लेकिन उनके पास क्या नहीं था, ताकत नहीं थी, धन के मामले में वो समृद्ध नहीं थे। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए, अब फिर उसके बाद हमने देखा कि जो दोनों के दोनों फ्रेंच लोग, यानी फ्रेंच भाषी लोग और डच भाषी लोग, यानी जो लोग फ्रेंच बोलते थे और जो लोग डच बोलते थे, इन दोनों में मतभेद हो गया, यानी इनमें तनाव बढ़ गया। क्यों? क्योंकि फ्रेंच वाले सोचने लगे, अरे डच वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, कहीं हमारे पे कब्जा ना कर लें। और डच वाले जो लोग थे वो सोचने लगे कि भैया अगर इन लोगों ने, ये बहुत ताकतवर हैं यार फ्रांसीसी, धन के मामले भी ये बहुत ताकतवर हैं और समृद्धि के मामले में बहुत ताकतवर है, अगर इन्होंने हमारे पे कब्जा कर लिया तो ये तो पूरे बेल्जियम को हथिया लेंगे। तो इस प्रकार की कंट्रोवर्सी, इस प्रकार का जो विरोधाभास इनमें चलता गया और इसी प्रकार से तनाव इनमें बढ़ता गया। ठीक है, अब देखिए बेल्जियम का जो कंसेप्ट था, बेल्जियम की जो कथा थी वो अपन ने सुन ली। अब इसके एक बार नोट्स तैयार कर लें क्या? चलिए देखिए, नोट्स में आपको सिर्फ 4 पॉइंट लिखने हैं और कुछ नहीं लिखना है। नोट्स आप एक बार उतार लीजिए। नोट्स को एक बार मैं आपको समझा देता हूँ कैसे है। बेल्जियम में आपको लिखना है, देखिए बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है, ये आपको लिखना है। जातीय बनावट कैसी है इसकी? बहुत जटिल है। देश की कुल आबादी का 59% तो फ्लेमिश क्षेत्र में जो डच भाषी हैं वो हैं, और ये डच भाषी कैसे थे? धन और समृद्ध में कमज़ोर थे। ठीक है, 40% लोग वैलोन क्षेत्र में रहते थे, जो कैसी भाषा बोलते थे? फ्रेंच भाषी, यानी फ्रेंच भाषा बोलते थे, और ये कैसे थे? समृद्ध और ताकतवर थे। किस क्षेत्र में? धन के क्षेत्र में। और बचे 1% लोग, तो 1% लोग क्या बोलते थे? जर्मन भाषी थे, यानी जर्मन भाषा का प्रयोग करते थे। फिर चौथा जो है पॉइंट, इसमें राजधानी है, तो बेल्जियम की राजधानी क्या थी भाई? ब्रुसेल्स थी। अब इसमें जो लोग रहते थे वो 80% लोग तो फ्रेंच भाषी थे और 20% लोग क्या थे? डच भाषी थे। बस आपको बेल्जियम में इतना ही लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है, क्योंकि इसमें से ज़्यादा प्रश्न नहीं, बस आपको रूपरेखा तैयार रखनी है कि हम क्या समझने हैं, है ना। चलिए, बेल्जियम की बात हो गई, अब बात करते हैं श्रीलंका की। ठीक है, तो देखिए श्रीलंका की बात करते हैं। तो श्रीलंका में लिखा हुआ है, आइए इस स्थिति की तुलना एक और देश से करें, है ना। आइए इस स्थिति की तुलना, किस स्थिति की तुलना? जो अपन ने अभी देखा, बेल्जियम में स्थिति थी, बेल्जियम में क्या स्थिति थी कि बेल्जियम एक छोटा सा देश था, लेकिन उसमें जो जातीय बनावट थी वो बहुत जटिल थी, यानी बहुत सारी उसमें क्या बोलने जाने वाली थी? भाषाएं बोली जाने वाली थी। जैसे डच बोलने वाले लोग थे, 59% डच भाषी थे, 40% फ्रेंच बोलने वाले थे और 1% जर्मनी थे, यानी बहुत जटिलता थी, है ना। तो इस प्रकार से इस स्थिति को अपन किससे, एक और जो देश है जिसका नाम क्या है? श्रीलंका है, उससे कंपेयर करके देखते हैं। ठीक है, तो लिखा है श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। पहले इसका एक सामान्य परिचय ले लेते हैं कि भाई श्रीलंका है क्या। तो श्रीलंका एक द्वीपीय देश है, जैसा कि अपन जानते हैं, जो तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ना। आप जानते होंगे, आपको दिख भी रहा होगा मैप में कि भाई एक भारत का मैप है, उसके जस्ट लास्ट में एक अलग से एक द्वीप है जिसका नाम क्या? श्रीलंका है। तो वही लिखा हुआ है कि तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कौन? श्रीलंका। आगे लिख रखा है, इसकी आबादी करीब 2 करोड़ है, यानी श्रीलंका की आबादी कितनी? 2 करोड़ है। और बेल्जियम की आबादी कितनी थी भाई? 1 करोड़ है। ऐसा क्लिक होना चाहिए माइंड में, है ना, माइंड में क्लिक होना चाहिए। अपन क्या कर रहे हैं? तुलना कर रहे हैं, बेल्जियम और श्रीलंका दोनों की अपन क्या कर रहे हैं? तुलना कर रहे हैं। तो तुलना कर रहे हैं तो थोड़ा अपना दिमाग चलाओ, ठीक है। तुलना करो कि यहाँ पर श्रीलंका की जो वो आबादी वो कितनी? 2 करोड़ है। अरे भाई बेल्जियम की कितनी थी? 1 करोड़ थी। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं।
इसकी आबादी करीब 2 करोड़ है, यानी हरियाणा के बराबर है। ठीक है, हरियाणा की भी आबादी मैंने आपको बताया था लमसम 2 करोड़ ही है। ठीक है, आगे लिख रखा है दक्षिण एशिया। दक्षिण एशिया यानी एशिया का दक्षिण वा भाग है ना। दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कई जातीय समूह के लोग हैं। अच्छा, क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है कि श्रीलंका में भी जो जाति बनावट है ना भाई, वो भी जटिल है, यानी वहाँ पर भी जटिलता पाई जाती है। जातीय बनावट यानी यहाँ पर भी बहुत सारी जातियाँ हैं, बहुत सारे समूह हैं जो अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग अलग धर्म से रिलेटेड हैं। तो इसमें भी डर हो सकता है कि भाई पहला जो ज़्यादा बहुसंख्यक है, जिनकी संख्या ज़्यादा है, कहीं वो हम पे कब्जा ना कर लें, या जो ज़्यादा ताकतवर है वो हम पे कब्जा ना कर लें। ऐसी स्थिति इसमें भी आ सकती है। तो देखो, है ना, अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कई जाति समूह के लोग हैं। सबसे प्रमुख सामाजिक समूह सिंहलियों का है। सबसे जो प्रमुख सामाजिक समूह है, मतलब सबसे प्रमुख सामाजिक समूह यानी सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो किस समूह से रिलेटेड हैं, किस सामाजिक समूह से रिलेटेड है? सिंहलियाँ, है ना। अभी सिर्फ याद रखो आप, सिंहलियाँ। जैसे वहाँ पर क्या था, वेलोशिया का अपना जो डच भाषा थे, वेलोशिया से एक क्षेत्र था, है ना, फ्लेमिशिया, वेलोशिया, ये 2 क्षेत्र थे। उन क्षेत्रों में एक क्रमशः उसमें तो डच भाषा बोली जा रही थी और इसमें फ्रांस भाषा बोली जा रही थी। इसी प्रकार से श्रीलंका में भी क्या हो रहा है कि सबसे प्रमुख सामाजिक समूह कौन सा है? सिंहलिया का है, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या की कितनी है भाई? 74% है। अच्छा, जिस प्रकार से बेल्जियम में 59% डच भाषी लोग थे, उसी प्रकार से श्रीलंका में 74% लोग सिंहलिया सामाजिक समूह से क्या रखते हैं? संबंध रखते हैं। ठीक है, 74% जो लोग हैं, कुल आबादी का जो 74% लोग हैं वो क्या है? सिंहलिया है। ठीक है, चलिए फिर तमिलों का नंबर आता है। फिर सिंहलिया का हो गया, फिर अब आता है तमिलों का नंबर। जो तमिल वाले लोग हैं उनका नंबर आता है, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या में 18% है। ठीक है, 100 में से 74 तो सिंहलिया ले गए, यानी सिंहलिया 100% जो लोग थे, 100% लोग में से 74% जो भाग है वो किसका है भाई? सिंहलिया वालों का है। यानी ऐसे लोग जो सिंहलिया से रिलेट करते हैं। सिंहलिया क्या है भाई? सामाजिक समूह है। ठीक है, ज़्यादा इसमें ज़्यादा घुसने की बात नहीं, एक सामाजिक समूह है। जिस प्रकार से अपने हिंदू मुस्लिम होते हैं, एक समाज होता है ना, आप समझ रहे होंगे मेरी बात। अपन अलग अलग समाज होते हैं, ब्राह्मण समाज होता है, कोली समाज होता है, हरिजन समाज होता है, बैरवा समाज होता है। इस प्रकार से श्रीलंका में एक समाज था जिसका नाम था सिंहलिया। तो श्रीलंका में जो सिंहलिया समाज से रिलेटेड जो लोग थे वो 74% लोग रहते थे श्रीलंका में। फिर दूसरे में आते हैं तमिल वाले लोग। दूसरे में कहाँ से आते हैं? तमिल वाले लोग। तो तमिल वाले जो लोग हैं उनका नंबर आता है। तो उन लोगों की संख्या कितनी है? कौन बताएगा? 18% है, लिख रखा है यहाँ पर। ठीक है, अब वो 18% तो है, लेकिन तमिल में भी 2 प्रकार के हैं। तमिलों को भी 2 प्रकार में बांट रखा है। जैसे कि तमिलों में भी 2 समूह हैं, यानी 2 प्रकार हैं तमिलों को भी। पहला श्रीलंकाई मूल के तमिल जो कि 18 में से 13% है। ठीक है, 18 में से 13% तो कौन है? जो श्रीलंकाई मूल है, जो यानी श्रीलंका में जो लोग रहते थे बचपन से, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी जो अपने पूर्वजों से रहते हुए आए हैं, वो लोग कितने लोग हैं? 13% लोग हैं कुल आबादी के, है ना। कुल आबादी के 74% सिंहलिया थे और दूसरा क्या था भाई? तमिल वाले लोग थे। तो तमिल वाले जो लोग थे उनकी संख्या कितनी थी? 18% थी। तो 18% में से 13% लोग तो कौन से थे? जो कि रहते थे, श्रीलंकाई मूल निवासी थे, यानी श्रीलंका में ही रहते थे। 13% हो गया। बचे कितने भाई? 5% और बचे, है ना। 13
18, 5% और बचे, तो 5% लोग दूसरे होंगे। हिंदुस्तानी तमिल, वह लोग जो हिंदुस्तानी तमिल थे। हिंदुस्तानी तमिल यानी औपनिवेशिक काल, शासन काल में बागानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए लोगों की संतान हैं। यानी औपनिवेशिक काल जब था ना, औपनिवेशिक काल यानी जब एक राज्य दूसरे राज्य पर चढ़ाई करता था, है ना, तो क्या होता था, वहाँ के जो लोग थे वो यहाँ आ जाते थे गुलामी करने के लिए, इस प्रकार से। यानी मान लो एक ए मेरे पास देश है और एक बी देश है। ए देश ने बी देश को हरा दिया, तो बी देश के जो जितने भी लोग होंगे वो ए देश की गुलामी करेंगे, ए देश में आ जाएंगे, और वो ए देश के जो सम्राट थे जिनने बी देश को जीता, वो उनसे काम कराएंगे। तो इसी प्रकार से श्रीलंका ने कभी औपनिवेशिक शासनकाल में कभी भारत पर आक्रमण किया होगा और भारत को थोड़ा जीता होगा, और वहाँ के जो लोग थे थोड़े से वो यहाँ पर आ गए थे, तो वो हिंदुस्तानी तमिल कहलाए। उनका नाम क्या था भाई? हिंदुस्तानी तमिल था। तो एक थे श्रीलंकाई मूल और दूसरे हैं हिंदुस्तानी तमिल। तो श्रीलंकाई मूल 13% है 18% में से, और जो अपने हिंदुस्तानी तमिल है वो कितने? 5% है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मौजूदा श्रीलंका के नक्शे पर गौर करें। अगर हम मौजूदा श्रीलंका के नक्शे पर गौर करें तो पाएंगे कि तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों में आबाद है। उत्तर और पूर्वी जो क्षेत्र हैं उनमें आबाद है। अधिकतर सिंहली भाषी लोग बौद्ध हैं। अगर देखें हम, क्योंकि 74% कौन से लोग थे अपने पास? 74% ऐसे लोग थे जो सिंहलिया सामाजिक समूह था उससे रिलेटेड थे, उससे इंक्लूड थे, है ना। अब वो सिंहलिया समाज से रिलेट करते हैं तो वो क्या है? सिंहली भाषा बोलते होंगे। तो यहाँ लिख रखा है अधिकतर सिंहली भाषी लोग बौद्ध हैं। यानी किस धर्म से रिलेट करते हैं? बौद्ध धर्म से रिलेट करते हैं। जबकि तमिल भाषी लोगों में कुछ हिंदू हैं, और कुछ मुसलमान हैं। श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा कितना है भाई? 7% है। ठीक है, और वे सिंहली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं। ठीक है, ये मोटे मोटे तौर पर अपन ने समझा। क्या समझा? श्रीलंका में क्या समझा? श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। ठीक है, भारत से यानी भारत के दक्षिणी, यदि एशिया के दक्षिणी क्षेत्र में जाए तो तमिलनाडु के दक्षिणी क्षेत्र में 1-2 किलोमीटर दूर श्रीलंका स्थित है। बहुत अच्छे। फिर हमने देखा कि श्रीलंका में जो लोग रहते हैं, यानी यहाँ पर भी जातीय जटिलता जो है वो पाई जाती है। यानी यहाँ पर भी विभिन्न प्रकार के जो लोग हैं वो रहते हैं, समाज रहते हैं, और विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोलते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो सिंहलिया भाषा बोलते हैं, उनकी संख्या है 74%, है ना। यानी अधिकतर बहुत सारे लोग सिंहली भाषा बोलते हैं। फिर दूसरे जो लोग थे, यानी 18% जो लोग थे वो क्या बोलते थे भाई? तमिल वाले जो लोग थे, है ना, तमिल वाले जो लोग, उनमें भी 2 लोग थे 18% में से। 13% वो लोग जो श्रीलंका में रहते थे पहले से ही, जिनके पूर्वज पहले से ही यहाँ रहते थे, और फिर 5% वो लोग जो कि औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान बागान की फसलों की खेती करने के लिए यहाँ पर बुलाया गया था भारत से। उनकी जो संतानें थी वो 5% यहाँ रहती हैं। अगर बात करें श्रीलंका के कुल देश की आबादी की, तो यहाँ पर जो अधिकांश सिंहली हैं, जो सिंहली भाषा बोलते हैं, वो बौद्ध धर्म से रिलेट करते हैं, और जितने भी तमिल भाषी लोग हैं वो हिंदू और मुसलमान में बटे हुए हैं। हमने देखा ना 13%, 18% यानी, है ना। तो 18% में से तमिल भाषा बोलते हैं, उनकी जो संख्या है वो कितनी? 18% है कुल आबादी की। तो 18% में से हिंदू मुसलमान हैं कुछ, और कुछ 7% हैं भाई ईसाई लोग हैं, जो कि तमिल भी बोलते हैं, सिंहली भी बोलते हैं, और तमिल दोनों भाषाओं का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये समझा अपन ने। देखिए अब आगे, अब देखिए, अब अपन ने समझ लिया श्रीलंका की कथा समझ ली, है ना, बेल्जियम की कथा समझ ली। दोनों में ही एक ही परिस्थिति है, दोनों की एक परिस्थिति है।
क्या परिस्थिति है कि भाई विभिन्न जातियां हैं और विभिन्न जातियों में एक जाति दूसरे पर प्रबल है, यानी एक जाति दूसरे से बढ़कर है। यानी अगर बेल्जियम की बात करें तो बेल्जियम में यदि हम बात करें तो डच जो लोग थे वो 59% थे। 59% डच भाषी थे। फिर जो कितने 59% तो वो हो गए अपने पास। फिर जो बचे थे वो कब फ्रांसीसी, यानी 40% जो भाषा 40% जो लोग थे कुल आबादी के बेल्जियम की वो फ्रेंच भाषा बोलते थे। और बचा 1%, ठीक है, 59 + 40 99। बचे कितने 1%, तो 1% कौन बोलते थे? जर्मनी। 1% जो आबादी थी वो जर्मनी बोलती थी। अब वो बेल्जियम में डच वाले सोचते थे कि फ्रांस वाले ताकतवर हैं, ये हमारे पे अधिकार ना कर लें और बेल्जियम पे अधिकार ना कर लें। और साले डच वाली समझते थे कि भाई ये फ्रांसीसी जो हैं ये वो फ्रांसीसी समझते थे कि डच वाले की संख्या बहुत ज़्यादा है, कुल आबादी का 59% ही, कहीं ऐसा ना हो कि पूरी की पूरी हमारे ऊपर ये कब्जा कर लें, है ना। तो ये तनाव बना पड़ा हुआ था कहाँ पर? वहाँ पर बेल्जियम में। अब पता नहीं किस प्रकार से बेल्जियम उसको कंट्रोल करेगा, वो अपन देखेंगे। श्रीलंका में भी कुछ इसी प्रकार से हुआ कि श्रीलंका में 74% सिंहलिया भाषा बोलने वाले लोग थे। फिर 18% लोग तमिल बोलने वाले लोग थे। तमिल में भी 2%, मतलब तमिल को भी 2 भागों में बांट दिया गया। वो लोग जो पहले से तमिल मतलब श्रीलंका में रहते थे, ऐसे लोगों की संख्या 13% थी। और ऐसे लोग जो औपनिवेशिक शासन काल में भारत से लाए गए थे। क्यों लाए गए थे? बागान की फसलों को कराने के लिए। उनकी संख्या 5% थी। तो कहीं ना कहीं भाषा का फर्क पड़ रहा है। कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो एक दूसरे पे प्रबल ना हो जाएं, एक दूसरे की जो पावर है उसका गलत इस्तेमाल करके देश को हथिया ना लें, इस प्रकार की जो मंशा चल रही है। ये टेक्स्ट क्या कहता है, इस पर विचार करें। अब जरा सोचिए कि ऐसी स्थिति में क्या हो सकता था, है ना। बेल्जियम में डच भाषी लोग अपनी बड़ी संख्या के बल पर फ्रेंच भाषी और जर्मन भाषी लोगों पर अपनी इच्छाएं थोप सकते थे, है ना। डर क्या है भाई? मैंने जो बात समझाई वही है। डर क्या बना कि बेल्जियम में डच भाषी लोग अपनी बड़ी संख्या के बल पर फ्रेंच भाषी और जर्मन भाषी लोगों पर अपनी इच्छाएं थोप सकते थे भाई, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो कौन थे? बेल्जियम देश में सबसे ज़्यादा संख्या किनकी थी? ऐसे लोगों की संख्या थी जो डच बोलते थे, है ना। समझ में आ रहा है ना? अरे भैया, बेल्जियम में सबसे ज़्यादा कौन बोलते थे? कौन से लोग रहते थे? जो डच भाषा बोलते थे। तो स्थिति क्या बन गई कि अरे भैया, डच भाषी जो हैं, जो लोग डच भाषा बोलते हैं, वो कब्जा ना कर लें किन पर? जो फ्रेंच बोलते हैं और जो जर्मनी बोलते हैं, ठीक है। चलिए, इससे उनके बीच की लड़ाई और बढ़ जाती। अगर ऐसा होता तो इनके बीच की लड़ाई और बढ़ जाती, है ना। डच वाले आक्रमण करते फ्रेंच वालों पर और जर्मनी वालों पर, और फ्रेंच और जर्मनी वाले लोग डच वालों पर आक्रमण करते, तो इस पर तो भयावह स्थिति हो जाती भैया। बेल्जियम की 12 बज जाती बिल्कुल, है ना। तो ये प्रकार हो जाता। चलिए, संभव था इससे देश बट जाता, संभव था, पॉसिबल था कि इससे देश बट जाता यदि लड़ाई होती तो। और ब्रुसेल्स पर दोनों पक्ष अपना अपना दावा ठोकते, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया ब्रुसेल्स क्या है। कौन बताएगा ब्रुसेल्स क्या है भाई? ब्रुसेल्स क्या है? बेल्जियम की राजधानी है, ठीक है। तो अब हो सकता था कि दोनों जो पक्ष हैं, क्योंकि जर्मन का तो चलो एक बार नगण्य मान सकते हैं क्योंकि 1% ही लोग रहते हैं, ज़्यादा आबादी नहीं है, लेकिन जो डच भाषी लोग हैं, वो लोग जो डच भाषा बोलते हैं उनकी संख्या 59% थी, और वो लोग जो फ्रेंच बोलते थे उनकी संख्या 40% थी। तो ये बराबर के थे। अब इन दोनों में से कौन ब्रुसेल्स पर अपना आधिपत्य जमाएगा, ये लड़ाई थी, है ना। क्या ज़्यादा लोग वाले अधिकार यानी पावर का यूज़ करेंगे, सत्ता का यूज़ करेंगे, या फिर कम वाले? ये दोनों लड़ाई करते तो संभवतः जो क्या है बेल्जियम था वो टूट सकता था, ठीक है। आगे लिख रखा है, श्रीलंका में सिंहली आबादी का बहुमत और ज़्यादा था और वे लोग मुल्क में अपनी मनमानी चला सकते थे। ये श्रीलंका में भी यही डर था। श्रीलंका में सिंहली आबादी जो थी
ऐसे लोग जो सिंहली भाषा बोलते थे वो कितने थे? 74% थे। और तमिल भाषा जो बोलते थे वो कितने लोग थे भाई? कौन बताएगा? बताइए। 18% लोग, है ना। 18% लोग कौन थे? जो तमिल भाषा बोलते थे। तो यहाँ पर ये डर था कि जो सिंहली भाषा वाले लोग थे कहीं वो तमिल भाषा वाले लोगों पर आधिपत्य ना जमा लें। यही लिख रखा है ना, अपनी मनमानी ना चलाने लग जाए, अपनी इच्छा जाहिर ना करने लग जाए और प्रताड़ना ना देने लग जाए, जिस प्रकार से अंग्रेजों ने भारत पर आधिपत्य जमा रखा। यहाँ थोड़ा उल्टा हो जाता है। भारत की जो संख्या थी अंग्रेजों की तुलना में बहुत ज़्यादा थी, फिर भी कुछ चंद अंग्रेजों ने अपने ऊपर क्या करा? राज्य किया। किसके कारण? फूट डालो राज करो की नीति के कारण। बहरहाल ये मेरा कोई विषय नहीं है, अपन बात कर रहे थे श्रीलंका और बेल्जियम की। तो श्रीलंका में सिंहली आबादी का बहुमत और ज़्यादा था और वे लोग मुल्क में अपनी मनमानी चला सकते थे। ये ऐसी स्थिति हो सकती थी। बेल्जियम की स्थिति भी और श्रीलंका की स्थिति भी मैंने आपको बता दी है। आइए अब ये देखें कि असल में दोनों देशों में क्या क्या हुआ। आइए अब देखते हैं असल देशों में क्या क्या हुआ। वो अपन इस वीडियो में नहीं देखेंगे, अब देखते हैं इसको अगली वाली वीडियो में। उससे पहले श्रीलंका के जो नोट्स हैं वो आप तैयार कर लो, जैसे बेल्जियम के तैयार करें ना उस प्रकार से अपना श्रीलंका के तैयार कर लो। देखो भैया ये आपके नोट्स हैं, इसको उतार लीजिए आप। क्या लिख रखा है? 3 पॉइंट लिखने हैं कुल। कौन कौन से हैं? देखो, श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जातीय बनावट कैसी है इसकी? जटिल है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, देश की कुल आबादी का 74% सिंहलियों यानी वह लोग जो सिंहली भाषा बोलते थे और इनका जो धर्म था वो बौद्ध धर्म था। और बचे 18% लोग वो कौन से थे? तमिल थे। और तमिल में भी जो लोग थे वो 2%, मतलब 2 भागों में बटे हुए थे। पहला था श्रीलंकाई मूल के लोग जो 13% थी आबादी जिनकी, और दूसरा था हिंदुस्तानी तमिल जो कि जिनकी आबादी कितनी थी? 7% थी। अब देखिए श्रीलंकाई मूल निवास में यहाँ पर 5% आएगा, सॉरी यहाँ 7% आएगा, ठीक है, हाँ, है ना। तो श्रीलंकाई मूल में 13% जो लोग थे वो भी उनके जो धर्म थे वो क्या थे? हिंदू धर्म से कोई रिलेट करता था, कोई मुसलमान लोग से। और जो हिंदुस्तानी तमिल थे उसमें ईसाई लोग भी थे। मतलब मोटे मोटे तौर पर आप समझ सकते हो ये था। ये नोट्स में आपको उतारना है। अब इस स्थिति में बेल्जियम क्या लेता है ना। अब अगर मैं तुलना करना चाहूँ इन दोनों की तो देखो, अब यहाँ पर अगर तुलना करें अपन, देखो यहाँ लिख रखा है। अब ज़रा सोचिए कि ऐसी स्थिति में क्या हो सकता था। अब सोचिए ऐसी स्थिति में क्या हो सकता था जब जो डच वाले लोग थे वो फ्रांस से जर्मनी पे अपनी इच्छा थोप सकते थे, और वहाँ पर श्रीलंका में जो सिंहली भाषा जो बोलते थे वो अपनी इच्छा तमिल वालों पर थोप सकते थे, क्योंकि उनकी जो संख्या ज़्यादा थी। क्यों थोप सकते थे? क्योंकि उनकी जो संख्या थी वो ज़्यादा थी, ठीक है। बेल्जियम में डच भाषी लोग अपनी बड़ी संख्या के बल पर फ्रेंच भाषी और जर्मन भाषी लोगों पर अपनी इच्छाएं थोप सकते थे। इससे उनके बीच की लड़ाई और बढ़ जाती, संभवतः इस देश बढ़ जाता और दूसरे पर दोनों पक्ष अपना अपना दावा ठोकते। श्रीलंका में सिंहली आबादी का बहुत और ज़्यादा था और वे लोग मुल्क में अपनी मनमानी चला सकते थे, है ना। तो ये मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया। अब इन दोनों को एक बार देख लो, कंपैरिजन कर लो, है ना। बेल्जियम में जो देश थे उनमें सबसे ज़्यादा आज़ादी किसकी थी? मतलब जो सबसे ज़्यादा लोग रहते थे वो कौन से रहते थे भाई? डच भाषी जो लोग थे। तो डच भाषी कहीं फ्रेंच भाषी और जर्मन भाषी पर आधिपत्य अपनी इच्छाएं दर्शा ना लें, यानी अपनी इच्छाएं थोप ना दें, इसका डर था बेल्जियम में। और श्रीलंका में क्या डर था कि जो सिंहली भाषा जो बोलते हैं उनकी आबादी 74% थी कि वो कहीं तमिल वालों पर जिनकी आबादी 18% है उन पर अपनी इच्छाएं थोप ना सकें। तो अब देखते हैं, ये दोनों अलग अलग देश हैं, अपन जानते हैं बेल्जियम का, श्रीलंका का, है ना। तो दोनों अलग अलग देश हैं। अब देखते हैं इस स्थिति में कौन सा देश किस प्रकार का काम करता है ना। क्या अपन जो सोच रहे हैं, अपन क्या सोच रहे हैं, जो बड़े जिनकी संख्या ज़्यादा है वो जो कम संख्या है उन पर आधिपत्य स्थापित करके प्रबल हो जाएंगे, है ना, अपन ये सोच रहे हैं। लेकिन देखते ही ये बेल्जियम और श्रीलंका के जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं, ये अपन अगले वाले वीडियो में देखेंगे कि भाई क्या होगा, बेल्जियम आके क्या करेगा। क्या जो डच भाषी लोग हैं
जो डच भाषा बोलते हैं, क्या उनका आधिपत्य स्थापित हो जाएगा? क्या ब्रुसेल्स पर डच भाषाओं जो लोग थे, डच भाषा जो बोलते थे, उनका आधिपत्य स्थापित हो जाएगा? क्या उनकी सत्ता हो जाएगी या फिर क्या होगा, ये अपन देखेंगे बेल्जियम में। और श्रीलंका में देखेंगे कि जो सिंहलिया भाषा जो बोलते थे, क्या वो तमिल वालों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेंगे, पूरे श्रीलंका को अपने आधिपत्य में स्थापित कर लेंगे? ये देखने वाले हैं, अगली वाली वीडियो में देखेंगे। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को सब्सक्राइब यानी चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सभी दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।